थैंक यू जानवी एंड सब लोगों को नमस्कार। एक और बार मैं ये यूथ फॉर स्वराज का ये जो प्रयास है, ये जो एक पूरा विचार चर्चा आदान प्रदान करने का एक फोरम बनाने का एक उनका जो नया सोपान है, द फर्स्ट स्टेप दैट दे हैव टेकन सीम्स टू बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव। यही एक तरीका है कि हम हमारे बारे में, समाज के बारे में सोच विचार करके जो ज़रूरी है उस बात को आगे ला सके। यहीं से कुछ सही करने की शुरुआत हो सकती है। तो मैं आप सभी सभी साथियों को कांग्रेचुलेट करते हुए आज के विषय के ऊपर जो मेरे कुछ मुख्य विचार है वो अभी शेयर करता हूँ। मैं वैसे भी सोच रहा था कि पता नहीं कास्ट एंड द रेलेवेंस ऑफ कास्ट इन इंडिया, उसके बारे में कहनी होगी तो सबसे पहले तो हम क्या बात करेंगे? शायद कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे और अंबेडकर की बात करेंगे। शायद अभी अभी जो कुछ एक्सट्रीम कास्ट एट्रोसिटी केसेस जिसने पूरे देश की संवेदना को झंझोड़ के रखा है, उसकी बात करेंगे। एंड तभी जब बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियसली, बहुत ज़्यादा एक जो सिस्टम से हम ड्राइव होते चले आ रहे हैं, एक सिस्टम से ही हम इसी तरह से चलते हैं। और इसी वजह से जैसे अभी जानवी ने बोला कि भाई हम सभी साथियों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने फ़ोन या लैपटॉप डिवाइस का नाम बदल के आप अपना नाम प्लीज़ यहाँ पे रखें, तो हमें पता चले कि कौन से साथी साथ में जुड़े हुए हैं और कौन कौन सा सवाल या क्वेश्चन पूछ रहा है। तब जब आया ना कि आप अपना फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, ये नाम आप प्लीज अपने स्क्रीन पे अपनी आइडेंटिटी के लिए रखिए। मुझे लगा हाँ, यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या इस कास्ट रेलेवेंट आज भी हम भारत के समाज में कास्टिस्ट मतलब के जातिवादी है कि नहीं है, उसका जवाब हमें यहीं से मिल जाता है कि हम फैमिली आइडेंटिटी, फैमिली ग्रुप नेम, जिसको हम सरनेम बोलते हैं, जिसको हम हमारा लास्ट नेम बोलते हैं, उससे भी डिसाइड कर पाते हैं कि ये कितना रेलेवेंट है। आज भी हमारे लिए फैमिली नेम, लास्ट नेम मायना रखता है कि नहीं रखता है। हम फैमिली नेम के बारे में सोचते हैं, फैमिली नेम के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से उसको प्रोजेक्ट करते हैं। आज मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में भी यही एग्जांपल बार बार बताता रहता हूँ कि मुझे कोई भी लोग मेरे बारे में पूछते हैं, पहली बार जब मैं उनको मिलता हूँ या अपनी खुद की पहचान, इंट्रोडक्शन देना होता है, तो वहीं से शुरुआत होती है कि हम अपना नाम बताते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं नाम बताऊं, पर उसका मतलब कि सिर्फ नाम बताऊं। मैं बताता हूँ लोगों को कि हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज चिराग। अब भारत के लोगों के, अपने देश के सब साथीदारों के साथ बात करते वक्त ऐसा होता है कि मैं जब इतना बता देता हूँ कि माय नेम इज चिराग, तो उनको वो पूरा नहीं लगता, इनफ नहीं लगता। लोगों की आंखों में सवाल आ जाता है कि अभी भी कुछ बाकी है ना आपके नाम के बारे में। और मैं वहां पे जानबूझ के एक लंबा सा पॉज लेता हूँ और फिर कुछ कुछ लोग हमेशा सीधा मुंह पे पूछ ही लेते हैं कि तो चिराग क्या? तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि चिराग बस यही नाम है मेरा। और फिर उस एग्जाम्पल के ऊपर बहुत डिटेल में ब्यौरा नहीं करते हुए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि एक इंजिस्टेंस होता है कि लोगों को जानना है कि ये चिराग त्रिपाठी है, ये चिराग यादव है, ये चिराग जोशी है, ये चिराग मोदी है, ये चिराग दारू वाला है, कौन सा चिराग है। उससे हमें पूरा एक बहुत बड़ा कल्चरल, और ये इतना बड़ा दस्तावेज है, ऑलमोस्ट सभी भारतीयों को पता है, या अपने खुद के रीजन के कल्चरल बैकग्राउंड में तो पता ही है। गुजरात की जो 25-50 बड़ी सरनेम्स है, सारे गुजरातियों को पता है। यही चीज हरियाणा में होती है, यही चीज बंगाल में होती है। बंगाल में आपने बोला कि माय नेम इज चिराग बंदोपाध्याय, या आपने बोला कि माय नेम इज चिराग दास, तो बंदोपाध्याय और दास के बीच का डिफरेंस एक बंगाली आसानी से समझ लेता है। उसके लिए उसको बहुत ज्यादा लर्नेड, एजुकेटेड, यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर होने की जरूरत नहीं है। पूरा एक फैमिली क्लस्टर, कुल, जाति, ज्ञाति, कास्ट एंड सब कास्ट एंड कास्ट कैटेगरीज के साथ जुड़ी हुई सोशल इमेजेस, हमारे उसकी उसकी एक पूरी उसकी एक सामाजिक छवि है हर किसी फैमिली नेम की, सरनेम की।
वो हर किसी के दिमाग में खुल जाती है। तो आज भी अगर हम उस फ्रेम ऑफ माइंड से अगर ऑपरेट हो रहे कि हम इंसान की सरनेम जानते ही वो सरनेम का मतलब अच्छा ये ऐसा इंसान है, और बहुत बड़ा ये कॉन्शियसली नहीं होता, अनकॉन्शियसली होता है, बहुत आसानी से तुरंत अपने मन में नेचुरली हो जाता है। तो मतलब हमारे समाज में कुछ ऐसा है जिस वजह से हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि हर कोई बच्चा 12-15 साल का हो तब से लेके जब तक बड़ा होता है कोई भी व्यवसाय में, तब तक उसको तुरंत ही किसी के भी नाम से उसके बारे में एक जनरल इंप्रेशन पता लग जाती है। ये कितना भी अनकॉन्शियसली चल रहा हो, पर ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है कि अवर नेम्स आर कास्टिस्ट। अब ये बात दुनिया के बाकी के सब देशों में, बाकी के सब संस्कृतियों में नहीं है। नाम से ये नहीं पता चलता अमेरिका में कि वो इंसान गोरा है कि काला। नाम से, और पूरा नाम, अगर उनके नाम में 3-3 नाम आते तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों नाम बोल के लोगों को नहीं पता चलता रशिया में कि ये सोशलिस्ट है कि कम्युनिस्ट है। पर भारत में नाम से हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा ये, और ये अनकॉन्शियसली होता है, हम जानबूझ के नहीं करते। हम बहुत सुधारावादी है, हम अब बहुत ज्यादा इंक्लूसिव बन गए, अब हम कास्ट को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोग हो तो भी हमारे दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड कहीं पे एक कहीं पे एक इंप्रेशन आके पसार हो जाती है। जब तक वो रहेगा तब तक ये जातिवादी विचारधारा कितनी भी अनकॉन्शियस हो, वो रहेगी। वो एक बात है रेलेवेंस ऑफ कास्ट इन इंडिया के बारे में जो मैं बता रहा हूँ कि सबसे सबसे अहम है सरनेम्स। और ये सरनेम्स जातिवादी है। वो जाति का उल्लेख, एसोसिएशन तुरंत ही पूरा खोल देती है। हमको कास्ट के ऊपर थोड़ा भी काम करना होगा, अगर हम सब ऐसा मानते हैं कि इसको थोड़ा बदलने के लिए, इसके इसके द्वारा जो प्रेजुडिसेस है उनको थोड़ा सुधारने के लिए काम करना होगा, तो कहीं पे जाके सरनेम पे भी काम करना होगा। मैंने और मेरे कुछ स्टूडेंट साथियों ने आज से 5-7 साल पहले एक ऐसा ऐसा अभियान चलाया था कि हम सबकी सरनेम कुछ ऐसी कर देते हैं कि जिससे कास्ट के बारे में पता ना चले, और हम सब ने हमारा नाम, फैमिली नेम, सरनेम समान कर दिया था। समान, हर कोई समान है। अगर कोई पटेल है, अगर कोई जोशी है, अगर कोई दास है, अगर कोई नायर है, तो उससे हमें पता नहीं चलना चाहिए कि वो क्या है। मेरा नाम है चिराग समान, इनका नाम है अजय समान, उसका नाम है अब्दुल समान, और उस इंसान का नाम है बर्ट्रैंड समान। अगर मैं भारतीय हूं तो हर किसी के नाम पे सम्मान लगा दो। पर फिर बहुत ज्यादा गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशनल इश्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि नाम के अनुसार जो कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की आइडेंटिटी और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को भी हमारे साथ साथ इस विचारधारा के साथ बदलना होगा। तो आई थिंक कास्ट इज रेलेवेंट, आई रियली थिंक कास्ट इज रेलेवेंट, क्योंकि सरनेम के नाम से भी जातिवादी विचारधारा अनकॉन्शियसली दिमाग में जागृत हो जाती है। बट दूसरी बात, अभी ये जो पिछले 2 दिनों में हमको ये पढ़ने के लिए 2-3 रीडिंग मटेरियल, योगेंद्र यादव जी का एक जो वीडियो है, वो भी जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर के कुछ वॉलंटियर्स ने हमें दिया था, वो भी अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो उसमें देख के भी हमको पता चलेगा कि कास्ट इतनी रेलेवेंट क्यों है। आज भी ऐसा क्यों है कि देश की 80% जनता जो है वो देश के सारे बड़े बड़े व्यवसाय के होद्दे पे, डेजिग्नेशंस पे सिर्फ 15-20% सिर्फ 15-20% जॉब्स, डेजिग्नेशन काम कर रही है। और देश की 15-20% जनता जो है, जो ब्राह्मण्स है, क्षत्रियज है, जो अपर कास्ट है, वो सिर्फ 20% जनता है देश की। पर सारी अच्छी अच्छी जॉब और डेजिग्नेशन पे 80% जॉब्स, डेजिग्नेशंस, वो होदा, वो कुर्सी उनके पास है। ये इतनी बड़ी डिस्पैरिटी अपने आप में ही पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है। और ये प्रमाण पत्र पॉजिटिव नहीं है कि
देश का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, जिसको हम एक कम्युनिटी, फिर कास्टिस्ट कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, वैसे तो कास्ट को ही मिटाना चाहिए, पर जब तक कास्ट को नहीं मिटा पाए तब तक में वो जो एक पूरा कम्युनिटी है वो संख्या में इतना ज्यादा होने के बावजूद देश को चलाने के सबसे जरूरी कामकाज, व्यवसाय और उस होद्दे पे उनका वहां पे होना, उनका वहां पे उस नौकरी पे नियुक्त होना, उनकी नियुक्ति की संख्या इतनी कम क्यों है? और फिर पूरा एक रजिस्टर खुल जाता है जिसमें आएगा हर प्रकार की इनइक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जस्ट बिकॉज कोई इंसान किसी एक जाति में जन्म लेता है, पूरा पूरा मामला बदल जाता है। उसकी वजह से इंसान के पास किसी एक जाति में जन्म लिया तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा खुलती है, मिलती रहती है, और किसी दूसरी जाति में जन्म लिया तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। वो क्यों होता है? और अपॉर्चुनिटीज का मतलब फिर ना उनके पास उतना शिक्षण है, शिक्षण की वजह से ना उनका इतना उनको एक्सपोजर मिलता है, जानने पहचानने, दुनिया को समझने का पूरा एक मौका मिलता है, एक्सपोजर, और उस वजह से उनको उतना अच्छा व्यवसाय नहीं मिलता, और इस वजह से फिर उतना पैसा कमाने का मौका नहीं मिलता। तो एजुकेशन नहीं मिलता, एक्सपोजर नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, और इस वजह से समाज में स्टेटस नहीं मिलता। स्टेटस नहीं मिलता, उतना उतना पैसा नहीं मिलता, उस वजह से सोशल सारे रिलेशंस अफेक्ट होते हैं। जिस प्रकार के मेरे फ्रेंड्स बनेंगे, जिस प्रकार के मेरे नौकरी में साथ में काम करने वाले कलीग्स बनेंगे, जिस प्रकार के शायद किसी और फैमिली में शादी होने की संभावनाएं होंगी, वो सब अफेक्ट हो जाएगी। तो एक इंसान के पूरे समाज में हर तरीके के संबंध बना पाना, उसकी जो एक अपॉर्चुनिटी है वो हर हर पहलू में अफेक्ट हो जाती है, जस्ट बिकॉज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास हमको जो तक मिलती है उस तक की समानता नहीं है भारत में। हम जन्म से ही कुछ तक पा पाते हैं, मिल पाती है हमको, और कुछ प्रकार की अपॉर्चुनिटीज, कुछ प्रकार के चांसेस नहीं मिल पाते। वो इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज से शुरुआत होता है, और फिर डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, कास्टिस्ट क्राइम्स, अट्रॉसिटीज, ये सब के बारे में भी मुझे पता है कि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं उन सबको पता ही है। कास्ट अट्रॉसिटीज पे बहुत काम हुआ है, और तो भी आज भी उतनी ही संख्या में कास्ट अट्रॉसिटीज हो रही है। आज से पहले 75 साल पहले से हम कास्ट के अट्रॉसिटीज को कम करने के लिए ईयर आफ्टर ईयर जुडिशियल प्रोविजंस, लॉ में, पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट्स, और एजुकेशन, रिजर्वेशन, ताकि उनको एजुकेशन मिले, उनको व्यवसाय मिले, उनके पास पैसा आए, वो सीख पाए, अच्छे होद्दे पे नियुक्त हो पाए, इतना सब कुछ करने के बावजूद कास्ट अट्रॉसिटीज, जाति के नाम पे किसी के साथ दुर्व्यवहार या उसका पीड़न, उसके ऊपर किया जाने वाला अत्याचार, अट्रॉसिटीज की संख्या कम नहीं हो रही है, वो साल दर साल बढ़ती ही जाती है। और कैसी कैसी अट्रॉसिटीज, जितना और जानने की कोशिश करते हैं उतना और ज्यादा तकलीफ ही पाते, और कुछ नहीं हो पाता। किसी इंसान ने यहाँ पे गुजरात के गांव में घोड़ा खरीद लिया, एक यंग यंग एक जवान लड़के ने, क्योंकि शौक है, गांव के सारे क्षत्रिय लड़कों को घोड़े पे सवार होते देख के उसको भी मन हुआ, और उसके पास पैसे है, उसका बाप किसान है, कमाता है, घोड़ा खरीदा। गांव के बाकी के यंगस्टर ने, क्षत्रिय इंसानों ने बोला कि तुम कैसे घोड़े पे सवार होकर निकल सकते हो, घोड़ा एक राजपूत की निशानी है, और उस यंगस्टर को मार डाला। ये कैसी हमारी कास्टिस्ट विचारधारा है कि हम उनको अनटचेबल समझते हैं। आज भी मेरे आपके सबके घरों में, हमारे घर पे काम करने आने वाले जो काम वाली बहन है, उनके लिए ग्लास अगर अलग रखा जाता है, और अगर हम सोच रहे हैं कि इज कास्ट रेलेवेंट इन इंडिया और नॉट, मेरी मम्मी आज भी वो करती है। उनके लिए थोड़ा सा अलग, उनको हम घर पे बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, पर वो एक अलग ही चाय का कप है। उस चाय के कप में मेरे पापा चाय नहीं पीते। पर उसी इंसान के साथ वही ऊंची जाति वाले लोग उसी उसी औरत का रेप कर सकते हैं। तब वो छुआछूत, छूना नहीं छूना, उसी बात को लेके वही पुलिस फिर भी उनको, उस दलित फैमिली मेंबर को मुंह पे ऐसा बोल सकती है कि
तुम्हारी जात में तुमने अगर उसके बॉडी को जलाया या नहीं जलाया, क्या फर्क हुआ? तो किसी फैमिली के, अपने ही फैमिली की बेटी के शरीर को उसकी मृत्यु के बाद जला पाने के छोटे से एक सादे, सिंपल और बहुत ज्यादा इमोशनल सिचुएशन में भी अगर पुलिस उनको उनकी जाति के बारे में जवाब देके, उनकी जाति के ऊपर उंगली दिखाते हुए अगर ऐसा बोलते हैं कि वो जरूरी नहीं था, तो हम कहाँ से इस मुद्दे की शुरुआत करेंगे और कहाँ पे पहुंचेंगे ये सोचने के लिए कि इज कास्ट रेलेवेंट इन इंडिया और नॉट। आज भी पूरे देश में, पूरे मतलब पूरे भारत में जो लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, मतलब मैनहोल्स में अंदर जाके गटर साफ करने का, सारे के सारे रेलवे ट्रैक्स पे जो लोगों का शौच पड़ा हुआ होता है उसको साफ करने का काम करने वाली एक ही जाति है। उस जाति के नाम अलग अलग है, अलग अलग राज्यों में, अपनी अपनी भाषा में, पर वो एक जाति है। अतिशूद्र हम जिनको बोलते हैं, जो 4 वर्ण व्यवस्था की बात होती है 2-3 हजार सालों से भारत की संस्कृति में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एंड देन अतिशूद्र एक कैटेगरी जो हमको बाद में पता चली है, जिसमें जिसमें ये सारे सफाई करने वाले लोग, मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करने वाले लोग एक ही जाति के आज भी वही लोग हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेलवे मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किए हुए, वो उनके रेगुलर रजिस्टर में अपॉइंटेड लोग हैं, तो जिनको हम उसी प्रकार की नौकरी देते हैं और वही जात के लोग ये नौकरी करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेलवे डिपार्टमेंट। तो कहाँ से हम शुरुआत करेंगे ये सोचने की कि कास्ट रेलेवेंट है कि नहीं है, जब सरकार भी जानती है और फिर भी वो काम उसी जाति का बन के रह जाता है जो सफाई का काम है। पर उसी सफाई के काम को हम गंदा मानते हैं, इसलिए उन लोगों को गंदा मानते हैं। वो लोग गंदे हैं इसलिए हम उनको छू नहीं सकते। और छुआछूत के पुराने जमाने में अलग तरीके थे, आज के जमाने में अलग तरीके हैं। मैं बहुत जल्द में, थोड़ा अभी जल्दी मेरी बात को जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग ऑलरेडी अपना हाथ उठा रहे हैं और हम बात करेंगे। ये मंथन का सही सही में ऑब्जेक्टिव हेतु ये है कि हम संवाद करें। मुझे 2 पॉइंट्स जल्दी से बोलने हैं। एक ये है कि दूसरा, हमको ये भी पता है कि ये कास्ट एंड क्लास भारत में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। हम अगर वेस्टर्न सोसाइटी की, यूरोप की बात करें तो वहां पे आज से 150 साल पहले इंडिया एक्टिविज्म आंदोलन चलाया कि गरीब गरीब क्यों है, क्योंकि पैसे वाले अमीर लोग उनका शोषण करते हैं, उनका दमन होता है, और इसीलिए द रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर। भारत में सिर्फ इतना नहीं है कि पैसे वाले लोग अमीर और अमीर बनते जा रहे और गरीब लोग गरीब बनते जा रहे, उसके अंदर भी पूरा कास्ट का मामला है। वो उस पे भी कास्ट इज अ रीजन दैट कास्ट एंड क्लास आर इंटरैक्टिव। जो लोग गरीब है वो ही ज्यादातर, बहुत बड़ी तादाद में नीची जाति के लोग क्यों हैं, और जो लोग बहुत अमीर हैं उसमें से 99% आर अपर कास्ट पीपल। तो कास्ट एंड क्लास भारत में एक जुड़ी हुई, और इस हिसाब से हम समझे तो ये भी समझ सकते हैं कि डबल, वो डबल द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम है। क्लास का असर कास्ट पे आता है, कास्ट का असर क्लास पे आता है, और इसलिए हम सिर्फ एक समस्या का नहीं, पर साथ साथ में 2 समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और वो दोनों एक साथ बन के, वो एक राक्षस के साथ लड़ाई नहीं है हमारी, एक 2 मुंह वाले राक्षस के साथ लड़ाई है। और फिर जेंडर की बात करो, एक एक औरत के जो पिछड़ी जाति की है, औरत तो है ही, इसलिए इट्स अ वीकर सेक्स, इट्स अ लेसर स्टेटस, पिछड़ी जाति की है, और पिछड़ी जाति की है इसलिए गरीब भी है, ट्रिपली ऑप्रेस्ड, ट्रिपली मार्जिनलाइज्ड, जो सारे सोशल साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च में लिखा। और इसी वजह से ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एस्टैब्लिश करने के लिए एक जो पूरा 75 सालों से डिबेट चल रहा है वो रिजर्वेशन के ऊपर है। रिजर्वेशन जरूरी है नहीं है, कितना रिजर्वेशन से फायदा हुआ, पर रिजर्वेशन में की वजह से कितना करप्शन हुआ है, उसके बारे में मुझे यकीन है कि हम संवाद में बात करेंगे ही। तो जो मैं दूसरा लास्ट पॉइंट मेरे साइड से रखना चाहता था वो ये है कि
मुझे ये मैंने खुद ने ये कास्ट के प्रश्न के ऊपर बहुत ज्यादा संघर्ष खुद महसूस किया है। इतने सालों से मैं सोचता हूँ कि ये क्या होगा, कैसे होगा। अट्रॉसिटीज के ऊपर काफी मेरे एक स्टूडेंट के ग्रुप के साथ हम लोगों ने लंबा रिसर्च भी किया, उसका रिसर्च पेपर भी लिखा और वो सब। पर मुझे सवाल के जवाब नहीं मिलते थे जब तक मैंने कांचा इलैया की बुक व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू नहीं पढ़ा था। तो कांचा इलैया जो बहुत जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है, स्कॉलर है, जो खुद एक दलित कम्युनिटी से आए हैं, पर अंबेडकर की तरह पढ़े लिखे हैं और अंग्रेजी में हमारे अंग्रेज दिमाग वाले अपर कास्ट भारतीय भाई बहन समझ पाए वैसे लिख के उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और उनकी बुक में वो एक बहुत अच्छा विचार रखते हैं, और वो है कि जो पुराने जमाने में आज से 100-150 साल पहले था, 200 साल पहले, उससे पिछले ये 200 सालों में अंग्रेजों के आने, कॉलोनाइजेशन एंड देन इंडिपेंडेंस एंड देन पोस्ट कॉलोनियलिज्म के जो सामाजिक अलग अलग मूवमेंट्स हुई है, उसके थ्रू ये अलग अलग जो हिस्से हैं समाज के, उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा हो गया है। आज से 200 साल पहले फिर भी अपर कास्ट अप और लोअर क्लास के बीच का डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं था, छुआछूत बहुत था, पर वो लोग एक ही गांव में रहते थे। अब ये हो गया है कि हमको पता भी नहीं है कि लोअर कास्ट लोग कहाँ रहते हैं, उनकी कम्युनिटी में क्या होता है, उनके घर कैसे होते हैं, और बहुत सारी बातें। इन सब बातों को आर्ग्यूमेंट बनाते हुए कांचा इलैया ऐसा कहते हैं कि अब भारत में जरूरत है दलिताइजेशन की। दलिताइजेशन मतलब दलित लोगों की लाइफ क्या है, उनका समाज कैसा है, उनकी संस्कृति क्या है, उनके भी वैल्यूज है, और उनके वैल्यूज कुछ कुछ तो बहुत अच्छे वैल्यूज है, जैसे वो किसी भी काम को ऊंचा या नीचा नहीं समझते, काम काम होता है, वो कोई भी काम काम के वजह से करते हैं। और बहुत सारे ऐसे अच्छे विचार जो कांचा इलैया ने लिखे हैं कि जरूरत अब ये है कि जो जिनको हम छोटी जाति के मानते हैं, उनको अपर कास्ट की तरह उनके जैसा बनना, उनके जैसे पढ़ना, उनके जैसे नौकरी करनी है, वो तो जरूरी ही है। वो तो एक मूवमेंट होनी ही चाहिए, अपवर्ड सोशल अपवर्ड मोबिलिटी की बात। पर दूसरा कि ऊंची जाति के जो लोग हैं, वो लोग दलित के उनके जो लाइफ समाज और वैल्यू सिस्टम है, उनको भी समझने की कोशिश करें। तब जाके दोनों साइड से अगर हाथ उठेगा और सामने आगे बढ़ेगा, तो कहीं पे जाके एक हैंडशेक होगा। हम अपर कास्ट अगर है तो हम क्या करते हैं दलित सोसाइटी को समझने के लिए, उनकी भी वैल्यूज बहुत अच्छी वैल्यूज है कुछ। तो वो जो एक दलिताइजेशन वाला एक विचार कांचा इलैया ने रखा है पिछले 10 साल से, भारत में कुछ कुछ लोग इस विचार के ऊपर बहुत ज्यादा विचार विमर्श मंथन कर रहे हैं। उस विचार को आपके सामने रखते हुए मैं ये मंथन को अब आपके साथ संवाद के माध्यम से चलो आगे बढ़ाता हूँ। तो ये मेरे कुछ मुख्य विचार थे। अब हम आपके साथ संवाद कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सर। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड कमेंट्स। आप लोग हैंड रेज करें, मैं बारी बारी से आप लोगों का नाम लूंगी, फिर आप लोगों को अनम्यूट किया जाएगा, एंड आप प्लीज एज कंसाइसली एज पॉसिबल अपनी बात रख दें ताकि हम सभी साथियों की बातें सुन सकें। सो सबसे पहले अनई, Anay, can you hear me? Anay, can you try to unmute yourself? I think there is some glitch. हेलो। Yes. हेलो। हाँ जी, डॉक्टर अमोल। हाँ, डॉक्टर अमोल अवचर बोल रहा सर, महाराष्ट्र से। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया आपने ये सेशन, उसके लिए मैं आपके प्रति बहुत ग्रेटफुल रहूंगा सर। एक्चुअली ऐसा देखा जाता है कि ये कास्ट सिस्टम जो है ये मनुस्मृति की देन है, और उसमें जो 4 वर्ण शुरू से बताए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मैं जो स्टेट से बिलोंग करता हूँ, जैसे हमारा महाराष्ट्र, जहाँ सोशल रिफॉर्मर की बहुत हिस्ट्री है। तो महाराष्ट्र कैसा है, बहुत यहाँ सोशल मूवमेंट शुरू से बहुत ज्यादा होने के कारण
जैसे शाहू फुले अम्बेडकर की एक जो विचारधारा है, यहाँ बहुत वैचारिक प्रबोधन होने वाला है। वैचारिक आंदोलन यहाँ बहुत सारे हुए हैं। और जैसे कि मनुस्मृति की ये जो गिफ्ट है, कास्ट सिस्टम, ऐसे सोशल रिफॉर्मर मानते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये मनुस्मृति का दहन किया था, जैसे उसे जलाया था, और वो हिस्ट्री में एक बेंचमार्क घटना कही जाती है। तो सर मुझे लगता है ये जो कास्ट सिस्टम है, ये उत्तरी भारत में ज़्यादा है, क्योंकि उधर ऐसा वैचारिक जन आंदोलन की काफ़ी उधर कमियाँ है। इसकी वजह से उधर ज़्यादा ऐसी एट्रोसिटी जैसे मामले होते हैं। जैसे कि बिहार में जो रणवीर सेना ने एक मैसिव जो हत्याकांड किया था, जैसे एसेंसिएशन हुआ था दलितों का। उसके बाद 1989 में जैसे एट्रोसिटी एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है। हालाँकि ये महाराष्ट्र में ये एक्ट ज़्यादा मायने रखता नहीं है, क्योंकि ये एट्रोसिटी ज़्यादा होती ही नहीं। तो मेरा कहना ये है कि ऐसी ये शाहू फुले अम्बेडकर की जैसी विचारधारा महाराष्ट्र में पनपती है, वैसी हर एक राज्य में अपनी-अपनी विचारधाराएँ और प्रबोधन बहुत आवश्यक। तभी ये समाज जाति के ऊपर से उठ के कुछ सोचने लगेगा। और जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है, कहीं जाति नहीं है उसे जात कहते, जो कभी जाएगी नहीं वो उसे जात कहते। तो हालाँकि ये सबका प्रबोधन इस विषय पर होना बहुत आवश्यक है, और मैं ऑर्गेनाइज़र का बहुत ग्रेटफुल रहना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा विषय को अभी अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लिया है। तो मैंने मेरा वक़्त मेरा जो मत था मैंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। इस पे आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, थैंक यू डॉक्टर अमोल। सर आप जहाँ-जहाँ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू जंप इन और आई विल कॉल ऑन द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। आई मीन बहुत बहुत छोटी सी एक बात मैं बताऊंगा कि ये मैं बात आपके साथ मैं पूरा सहमत हूं कि महाराष्ट्र में दलित मूवमेंट बहुत ज्यादा पहले शुरू हुई और बहुत ज्यादा ताकत के साथ हमेशा ही जीवित रही। बाकी के कुछ हिस्सों में भारत के दलित मूवमेंट का अपराइजिंग हुआ, फिर वापस थोड़ी कम हो गई। अगर मैं गुजरात की भी बात करूं तो गुजरात की दलित मूवमेंट सिर्फ महाराष्ट्र को देखते देखते थोड़ी चलती है और चलती रहती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र में फूले की वजह से, आपने सही बोला, अंबेडकर की वजह से ये जो पूरा दलित मूवमेंट और एक्टिविज्म चला, उसका उसका महाराष्ट्र के समाज को, बिल्कुल महाराष्ट्र के दलित जनता को काफी फायदा हुआ है। पर मैं ये बात से थोड़ा असहमत हूँ कि आप अगर ऐसा कहते हैं कि इस वजह से उत्तर भारत में या बाकी के हिस्सों में दलित एट्रोसिटीज थोड़ी ज्यादा होती है। दूसरी बात, जो हमारे पास पेरियार मूवमेंट है जो दक्षिण भारत के स्टेट्स में हुआ, और पेरियार का भी काम हम अंबेडकर और फुले जी के साथ रख सकते हैं। गुजरात में गांधी जी ने खुद बहुत काम किया, विनोबा भावे ने बहुत काम किया। तो ये सब लोग भी, मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स हमको मिल जाएंगे। अट्रोसिटीज हर जगह उतनी ही फिर भी रही है। अब पूरे देश को हिला के रख देने वाला सबसे बड़ा जो दलित मैसेकर जिसको बोलते हैं, खैरलान जी जब हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। और खैरलान जी की वजह से पूरे देश में सबसे पहली बार आज से 30 साल पहले लोगों की आंखें खुल गई कि दलित के साथ हकीकत में क्या हो रहा है। और खैरलान जी इंसिडेंट के बाद जो पूरे एक फैमिली का बहुत ज्यादा निर्दयी तरीके से हत्या करके उनको गायब कर दिया गया था, खैरलान जी नाम की जो जगह है, मुझे ये नहीं पता है कि गांव है कि तालुका है। तो वो जो खैरलान जी में हुआ था, उस वजह से पूरे देश का ध्यान दलित क्वेश्चन के ऊपर आया। महाराष्ट्र में भी है, बट हाँ, महाराष्ट्र दलित वॉइस को आगे लाने में आगे रहा है, जो अच्छी बात है। बिल्कुल, इस बारे में और कोई विचार हो, बाकी बाकी जितने हमारे Yes, मेंबर्स हैं। so there's been a request ki people from both the parts, you know, the northern part and the southern part are here, so All right, we'll have to keep it a mix. Yeah, so we'll have to give a mix of Hindi and English both. yeah. Okay, sure. I think I'll be more comfortable to keep switching to English. I will do that. Yeah. So Rishabh, please unmute yourself and ask your question or comment.
So first of all, thank you for this opportunity. Thank you, Chirag sir. Thank you, Jahnavi. And I would like to give a small reflection, my reflection adding on to what sir has spoken. So I think one thing which we have to think when we have been speaking about relevance of caste, why it is being kept relevant is because upper caste want to keep it alive, right? They want to keep it alive because they want to reiterate their hegemony on the people. And in this instance, I'll give 3 points and I'll end my discussion. The first one is the process of continuous victimization. No need to elaborate this recent trends, what is happening in the Uttar Pradesh, and since the last 5 years, what's happening around the country, the lower castes, the vulnerable sections, Dalits are discriminated and even killed, right? So mob violence is going on. So they are keeping this alive and keeping it relevant through the continuous victimization of the lower class. And the second point is denying the justice for the people, right? So it is as if no upper caste can commit a crime to a Dalit. That is being portrayal of the Indian judiciary system. There are cases in the Indian judiciary when a Dalit have been attacked by an upper caste, it is being declared by the court that no, it won't happen because upper caste won't even touch the Dalit. Why will he assault him, right? So these are certain judgments given by Indian judiciary. So denying of justice. And third one is creating a language of sustainability. And this is most problematic in India. In the work Green and Saffron written by Mukul Sharma, he says there is a new trend in the Indian environmentalism, the so-called Indian famous environmentalism, that it is trying to reiterate the caste hierarchy. And he says a simple thing. In all the environmental movements, Railgun Singh's Anna Hazare's movement, as well as Tehri Dam's movement and uh, Sundarlal Bahuguna's Chipko movement, he says the upper caste there are trying to bring up a language which says that sustainability means keeping the caste hierarchy alive and seeing that resources, whatever the resources are to be given for a particular caste are given to it, right? So lower caste should be given only these resources, upper caste should have more resources. So this is the language of caste which has been penetrated into Indian academia. Absolutely. And the last point, because I am a student of sociology, I want to tell you this. Academia completely ignored the caste literature. Why I'm saying this is, in my universities, in the paper caste, we study M.N. Srinivas, Gurye, and we study Andhra Pradesh, upper caste people. And none of the lower caste people are studied. Two things. The first thing, when I asked my sociology teacher why we are studying these people, because these people are just showing about the system, like this is this, this is this. Where is Dalit scholarship when we talk about reformation? And my teacher said, none of them will speak about it because these people are benefited by the system of caste, right? M.N. Srinivas couldn't have become M.N. Srinivas without being a Brahmin. So that's one point. And second point is we don't study Ambedkar or we don't study Kanchailaya, the sir has pointed out, because they want to keep that hegemony alive, the language of caste alive. And last point, as we have recently seen discussion, the book, the caste origins of the totalitarianism in the Willie Orfrey book, which has been released. Nobody is talking about caste in India. Nobody is talking about that book in India. Nobody will because it is not critical. So my final conclusion, we have to take the academia into bring the academia classroom to the casteist literature and make them understand the roots of it. And the second point is to end the victimization through the collective action of civil society and much of a discussions like this. Thank you so much for this opportunity. Makes a lot of sense, Rishabh. Absolutely. Yeah. Thank you. Thank you, Rishabh. So, talking about academia, Chirag sir himself has been doing this for quite some time at our university, teaching the Dalit literature, teaching and bringing us tribal literature and, bringing out the voices of the marginalized society to all the university students. So, thank you, Rishabh. या सो जो भी बात करना चाहते हैं प्लीज आप लोग अपना हैंड रेज कीजिए एंड विल कॉल यू वन बाय वन सो आर्यन कुरैशी हाँ हेलो हाय आर्यन धन्यवाद मैम मौका देने के लिए हेलो
हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। हाँ सर, जैसे जैसे आपने बताया सर मुझे कि कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि जो 20% लोग हैं वो अपर कास्ट के देश में, वो जी 80% नौकरियों पे कब्जा जमाए बैठे, और जो 80% लोग हैं उनको 10% भी नौकरी नहीं मिल पाती है। सही तो बात मैं है। ये जानना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ कि क्या ये हो सकता है कि जिस कास्ट के जितनी परसेंटेज इस देश में भागीदारी है, जी जैसे लोअर कास्ट 80% है, तो क्या रिजर्वेशन भी 80% हो सकता है? और अपर कास्ट 20% है, तो 20% ही इनको मतलब नौकरी में रखा जाए, अपर कास्ट वगैरह को, ऐसा कुछ? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुना आपका सवाल। मुझे लगा शायद हाँ आप थोड़ा सर। आगे अभी बोल रहे हैं। ओके, तो मेरा हाँ। इसके प्रति आपने जो बोला उसके ऊपर जवाब ये है कि आप जो बोल रहे हो वो एक हिसाब से बहुत सादा सा गणित है कि जितना जितनी तादाद 80% लोग हैं उतनी जॉब रिजर्वेशन 80% सारे जॉब्स में उनका होना चाहिए। अगर 20% लोग हैं तो उनका, तो ये बहुत सादा सा गणित है। पर इतना सादा गणित सिर्फ इसी हिसाब से चलता नहीं है ना। अब घर में अगर 5 लोगों का परिवार है और अगर 5 रोटी बनी है और 5 ही रोटी है, तो हम ये नहीं हमेशा समझ के चलते हैं कि हर किसी को एक एक रोटी दे दे। फिर भी अगर 5 लोगों में से एक 2 साल का छोटा बच्चा है तो हम बोलेंगे कि उसको आधी रोटी देते हैं। और मेरे जी। 55 साल के जो पापा है उनको तो 1.5 रोटी देते हैं। तो हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से समझते हैं ना, छोटी छोटी छोटे छोटे पैरामीटर्स फैक्टर्स को लेके, हम जिसको सोशल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, हमारे पास जो जितनी सुविधाएं हैं, हमारे पास जितने संसाधन हैं, उन सब संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस करते वक्त हम सिर्फ इक्वालिटी नहीं सोचते और सिर्फ इक्वालिटी सोच भी नहीं सकते, ये भी हम जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे मामला इक्वालिटी का नहीं है, इक्विटी का है। जैसे ये जो सब मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल कराया था इस सेशन के लिए, उसमें योगेंद्र यादव जी का एक जो वीडियो है वो मैं ध्यान से देखा मैंने पूरा। उसमें वो बहुत अच्छा एग्जांपल यूज करते हैं कि हर किसी को हम सेम साइज का कुर्ता नहीं पहनाते ना। बड़े इंसान के लिए बड़े नाप का कुर्ता, छोटे इंसान के लिए छोटे नाप का कुर्ता, मोटे इंसान के लिए थोड़ा चौड़ा सा कुर्ता, पतले इंसान के लिए पतला सा कुर्ता। तो इक्विटी की बात है, हर किसी को सेम साइज का कुर्ता दे दिया तो हर 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 कोई फनी दिखेगा, कोई अच्छा नहीं दिखेगा। तो इक्विटी की वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला है वो और कॉम्प्लेक्स बन जाता है। वहां पे कहीं थोड़ी फेवर, कहीं पे थोड़ी डिसफेवर, कहीं पे किसी ने प्रिविलेज यूज किया, कहीं जो कम प्रिविलेज वाले हैं वो थोड़े पीछे रह गए, और फिर इस बात को हम 2000-4000 सालों से दोहराते रहे। अब उस पूरे व्हील को रीइन्वेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत लोग आपके जैसे विचार भी है, लोग काम करना चाहते हैं, पर कोशिश करने के बावजूद भी अब उसको पूरा बदलना धीरे धीरे ही बदल पाएंगे। पर मुझे लगता है कि 80% वालों को 80%, 20% वालों को 20%, ऐसे पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा हमको इक्विटी, और हकीकत में आप अगर रिजर्वेशन एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़े तो आप मानेंगे कि ये सही में बहुत ज्यादा समझदारी से बनाया हुआ प्रोविजन है। उसको हम अच्छी तरह से फॉलो करें ना, तो भारत के समाज में धीरे 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 इक्वालिटी, जो लोग पिछड़े हुए हैं, रह गए हैं पीछे, वो आगे आ पाएंगे, वो बना सकते हैं हम। और वो सिर्फ अभी कुछ 33 to 40% रिजर्वेशन है, उसी से हो जाएगा। 80% भी लाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ऊपर सत्ता में बैठे हुए हैं, अपर कास्ट वाले लोग हैं, वो 30 और 40% रिजर्वेशन के भी इतने बड़े विरोधी है कि उनको हम 80% बोलेंगे तो देश में 1857 हो जाएगा। भूकंप ला देंगे। हाँ जी, ये 40% से भी हो सकता है। जितना रिजर्वेशन है उतना भी अगर सही तरह से अमल करे तो भी बहुत फायदा हो सकता है। पर उसके लिए सबको साथ में काम करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं जिनको पता भी नहीं है, उसका फायदा उनको समझाना पड़ेगा। अवेयरनेस भी बहुत कम है। हाँ, अगर मतलब ट्राइबल्स की उनको बात पता ही करें, नहीं है कि मेरे लिए ये नौकरी अवेलेबल है। जी जी हाँ, उनको नहीं पता है धन्यवाद कि सर।
पढ़ाई क्यों कराए बच्चों को, और बच्चों के एजुकेशन के थ्रू ही ये समाज बदलेगा। और उनके पास फिर संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है कि पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के पीछे उतने पैसे खर्च कर सके। ये सही है, मैं आदिवासी समाज की बात कर रहा हूँ, बहुत हाँ मुश्किल है। आदिवासी वगैरह सही। अब हमारे साथ है सुनील हैं जो पिचिन करना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं। सुनील। थैंक्स टू ऑल, आप सभी साथियों का बहुत ही धन्यवाद आज के इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का। चिराग सर, मैं आपसे मतलब कुछ इश्यूज हैं जो मैं इस पूरे दलित स्ट्रगल या दलित मूवमेंट के ऊपर, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, बट आई थिंक कि मुझे लगा कि अगर हम इनको फोकस करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम पूरा ही अगर सीधा ही दलित मूवमेंट्स की अगर हम बात करें या दलित स्ट्रगल की, दलित रिलीवेंस की बात करें, तो मुझे जिनके ऊपर हमें डिस्कस, सभी साथियों को हमें सबको इसके ऊपर फोकस करना और डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो 3 पॉइंट्स हैं जो मैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए मुझे लगता है। तो सबसे पहले कि जब हम बात कर रहे हैं कि रिलेवेंस ऑफ कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो व्हाट आई थिंक दैट वी शुड फर्स्टली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटेम्प्रेरी इंडिया, कि आज के किस भारत में हम रह रहे हैं, जो कि चाहे वो हम न्यू लिबरल इरा जब इंडिया में स्टार्ट होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो एक दौर आया, जिसने पूरी तरह से इंडियन, चाहे रूरल स्ट्रक्चर हो या अर्बन स्ट्रक्चर हो, वहां पर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आ रहे हैं, जो कि हमें 21st सेंचुरी की बिगिनिंग में बहुत गहराई से वो देखने को मिलते हैं। कि जहां पर एक आर्गुमेंट भी आता है कि इफ यू आर लिविंग इन अर्बन इंडिया देन कास्ट डजंट हैव एनी रिलेवेंस। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम हमारे शहरों में, जब मैं अपने गांव में जाता हूँ, वहां किस तरह कास्ट प्रैक्टिस होती है, और जब शहरों में हम आते हैं तो कास्ट किस तरह प्रैक्टिस होती है। तो इन चीजों को अगर हम कंटेम्प्रेरी इंडिया में कास्ट समझना चाहते हैं, तो हमें मतलब मेरा ये, मुझे लगता है ये आप सभी इसमें बता सकते हैं कि ये क्या है, कि हमें जब कास्ट को समझना होगा तो कंटेम्प्रेरी इंडिया को बहुत गहराई से समझना होगा कि रूरल एरिया में किस तरह अनफोल्ड हो रही हैं और अर्बन एरिया में किस तरह हो रही हैं, रुर्बन में किस तरह अनफोल्ड हो रही हैं। सेकंड, जब हम कास्ट मोबिलाइजेशन, कास्ट बेस्ड या दलित बेस्ड सोशल मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे सामने ये मतलब एक्टिविस्ट होने के फॉर्म में कहें या एकेडमिशियन होने की, जब हम उस फॉर्म में आ जाते हैं या उस स्ट्रक्चर में आते हैं, तो हमें एक जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है, वो प्रॉब्लम ये फेस मिलती है कि दलित सब कास्ट में यूनिफाइड नहीं। दलित, विद इन दलित देयर आर लॉट्स ऑफ डाइवर्जेंस। ये सही बात है। तो हमें वो क्या, इस तरह के, किस तरह के हमें वो मॉडल्स ढूंढने पड़ेंगे। देखिए कि उनके अंदर एक तरह का हम यूनिफाइड कर यूनिफिकेशन, काइंड ऑफ यूनिफिकेशन बिल्ड कर एक कॉमन दलित बेस्ड मूवमेंट या स्ट्रगल स्टार्ट करें। इसके ऊपर मतलब ये सोचना। दूसरा ये कि जैसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, मुझे अभी तक त्रासदी लगती है, या ट्रेजेडी क्या है हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान में जब भी दलित सवाल आता है या शेड्यूल कास्ट, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में यूज करें, शेड्यूल कास्ट शब्द की जब भी इस्तेमाल आता है, तो सारा ही फोकस जाकर रिजर्वेशन के ऊपर खड़ा हो जाता है। जबकि हम ये देखते हैं कि अफर्मेटिव एक्शंस की और बहुत सारी लेयर्स हैं और उनको हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये रिजर्वेशन की भी बात करें, तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जितना भी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, उसमें अभी एक रिजर्वेशन की जो सबसे बड़ी कमी, मतलब या जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बिलोंग करता हूँ, जिस कॉन्टेक्स्ट से, वहां ऐसा है। तब जाकर मुझे लगा कि जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ 3 रिलीजियस कम्युनिटीज को मिलते हैं, हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट। लेकिन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स को अगर हम उनका सोशल प्रोफाइल्स भी देखें, वो भी उसी क्रिश्चियन दलित एंड मुस्लिम दलित जो है उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जो हिंदू दलित या सिख दलित या बुद्धिस्ट दलित फेस कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर जजमेंट आती है, सुप्रीम कोर्ट की जो कास्ट रिजर्वेशन के बेनिफिट, लेकिन दलित मूवमेंट के ऊपर, फिर ये दलित मूवमेंट पर ये क्वेश्चन के ऊपर एक साइलेंस है। ये साइलेंस क्यों है? क्या ये एक डेलिब्रेटिव अटेम्प्ट है जिसकी वजह से ये साइलेंस है? तो यही 3 जो इश्यूज थे, मैं जो मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए सभी साथियों। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी बातें बोली है आपने सुनील जी। एक जो है वो कंटेम्प्ररी इंडिया में, और उसमें हमको टेक्नोलॉजी को भी साथ में जोड़ना पड़ेगा।
दूसरा आपने जो बोला वो बहुत सही है कि सारे दलित लोगों को अपने अंदर के भेदभावों को साइड में रख के एक बनना पड़ेगा। जिनको हम पूरा एक दलित समुदाय बोलते हैं, उसके अंदर भी इतने ज्यादा अलग अलग सब कास्ट है और उनमें भी इतने भेदभाव है। दलित में भी पूरी दलित कम्युनिटी का जो एक पूरा पिरामिड है, उसमें भी कुछ अपर है और कुछ लोअर स्टेटस है, और वो लोग साथ में नहीं हो पाते। उन सबको साथ में होना पड़ेगा, तभी ये आंदोलन, तभी ये काम सही में चेंज, बदलाव वाले लेवल तक जा पाएगा। और तीसरा सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट जो आपने मुद्दा बोला वो ये है कि हम इन सब प्रश्नों को अलग अलग क्यों देखते हैं। किसानों का प्रश्न और दलित का प्रश्न अलग नहीं है। क्या किसान और दलित साथ में जुड़ के काम करेंगे तो हमारा बल दुगना हो जाएगा ना। यही बात है कि औरतों का प्रश्न हमारे समाज में और दलित का प्रश्न अलग नहीं है। औरतों और दलित समुदाय को साथ में मिलकर काम करना है। उसी तरह से जैसे सुनील जी ने बोला कि मुस्लिम लोगों का प्रश्न और दलित लोगों का प्रश्न अलग नहीं है, उनको साथ में जुड़ना है। तो आप सोचिए कि अगर औरतें, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, दलित्स, किसान और गरीब, इन सब का प्रश्न एक ही है, ये एक ही प्रश्न, तो हम अलग अलग रास्तों से क्यों, अलग अलग समुदाय में क्यों इस प्रश्नों का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सारे समुदाय जुड़ के अगर कोशिश करें तो वो बलवान बनेगा। जी, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ट्राई एंड कीप इट एज कंसाइज एज पॉसिबल। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग एंड वी लुक फॉरवर्ड to having many more such conversations. So Abhishek, I would request you to speak your point. Hello sir, my question is to Chirag sir here. Recently I have been reading Rabindranath Tagore's Nationalism, and one point that he mentions that kind of struck me was India found a solution of accommodating races within its geographic boundary years ago, and that's how caste system emerged, and we could accommodate all the races within this hierarchical caste order, but we could not maintain the fluidity of human life. India failed to realize that we cannot keep human beings in compartments, and that's how that led to further entrenchment of segregation and separation, fueling on hatred and all sort of injustice. But sir, in the present context, the only way to kind of bridge this gap between the Dalits and the upper caste I see is marriage. And I do not see, I mean, I go to most of these seminars where a lot of esteemed people come and speak, and I do not see them much touching on the subject of intercaste marriage. And even a lot of youth who come and who kind of defy the social order and go and marry on their own will are harassed, tortured, and even murdered. So my concern is, why don't we bring intercaste marriage into the main agenda of our discussions all the time? Because there I really see a solution to many problems. Well, right. I would personally operate here from this in this point, Abhishek, and let me tell you that marriage differently in itself is an exploitative institution. जैसे कास्ट भी एक एक्सप्लॉइटेटिव इंस्टीट्यूशन है, मैरिज भी एक्सप्लॉइटेटिव इंस्टीट्यूशन है। अब हम एक एक्सप्लॉइटेटिव इंस्टीट्यूशन से छूटने के लिए दूसरे एक्सप्लॉइटेटिव इंस्टीट्यूशन का ही शरण लेंगे, तो it is only going to be from frying pan to fire. But notwithstanding the fact कि जो तुमने बोला वो पॉइंट भी सही है कि intercaste marriage can make us feel more liberal about the other caste and our different associations or sometimes stigmas that are associated with caste. So intercaste marriage will have to be talked about. वो बात सही है जी सर। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हस्बैंड
all exploitation of husband, I agree completely. Victims Yeah, are because- mostly husbands. Absolutely. Both, in fact, both ways it has been exploitative. And I mean, if we only believed that sirf or sirf women card is the more exploited card, then you're right. It's not so. Men and women both have equally contributed to the problems in marriage as an institution. बिल्कुल, जो बाकी साथियां हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना हैंड रेस करके ही बात रखें. थैंक यू अभिषेक. इस पे बस एक छोटा सा ट्रिविया. गांधी जी ने एक ओथ लिया था कि वो किसी भी ऐसी शादी को अटेंड नहीं करेंगे कि जहाँ पे 2 कास्ट का मैरिज नहीं हो रहा है, एंड वन हैज टू बी the so-called lower caste. So just an interesting trivia. Thank you, Abhishek. Muskan, can you please unmute yourself and ask your comment or question? Yes, sir. Sir, I want. Okay. Can you hear me now? now yeah. Yes. So, sir, I wanted to ask you about this thing you were telling that you and your students started something like rename your surname to Saman. So I heard that a few days ago, Arundhati Roy made a statement that she's not a Brahman, and DBAs had a lot of criticism upon that statement. So my question is that when upper caste people like you and me try to do something like this, rename ourselves, while we actually have all the caste privilege, or in fact all the upper caste privilege since our birth, so is that valid? And how do we annihilate See, caste there in are a true different sense? yeah, there are different lenses through which you will have to look at it. If I wanted to look at it from my own lens, then I agree you have a very, very sharp critical comment. Then I agree that I, having already used all the privileges of caste, eventually calling myself Chirag Saman, but not deprivileging myself, Yes. is in itself a political act. It's a political statement, and it doesn't really serve the purpose. But there is other end which we wanted to experiment with. हमको देखना ये था कि अगर कुछ लोग अपना सरनेम चेंज करके समान कर लेते, और हम लोगों ने एक साथ 20 लोगों ने, and 20 of us came from different districts of Gujarat. गुजरात के कुछ 5 या 7 अलग अलग बड़े डिस्ट्रिक्ट के लोग थे साथ में. जब हमने वो बदल दिया सरनेम, तो हमारे परिवार वाले, हमारे जान पहचान वाले सारे लोगों का उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या है. लोग अगर ये समझना शुरू करते हैं कि अच्छा सरनेम से ये कास्टिस्ट मेंटालिटी शुरू होती है और बार बार सरनेम पे ही आके अटकती है भारत के समाज में, और लोग बोलते हैं कि ये नहीं ये बदल नहीं पाएगा, गवर्नमेंट के प्रोसेसेस में बहुत मुश्किलात आएगी, तो हमको ये भी ट्राई करना था कि देखते हैं क्या होता है. और हमको पता चला कि एक सिंपल एफिडेविट से तुम्हारा नाम सरनेम चेंज हो सकता है. एक बार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. जो 5-7 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे अभी के नए रिसेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड से लेके पासपोर्ट तक, वहां पे एक बार के लिए चेंज कराना पड़ेगा, बट बस हो जाता है. तो हमारा उस लेंस से देखना भी वैलिड था कि एक बार करके देखते हैं. अगर 20 लोग भी कर पाते हैं और आसानी से आराम से 1-2 साल तक सब कुछ नॉर्मल ही रहता है, तो ज्यादा लोग क्यों नहीं कर पाएंगे. Yes, sir. I actually wanted to ask because I very terribly want to be an atheist, but as a Hindu, if I kind of leave my religion, it means that I'll have to leave my caste and the privilege that comes along with it. And it's been it's been 18 years and it's very hard to live a life without this privilege. Yeah, but I'm very happy that you are thinking about getting free from those privileges. Yeah, I mean, the privileges is something that you are seeing as a tension, you are seeing it as a burden. That's something that we all will have to realize कि हम जितने privileges के ऊपर डंडा जमा के बैठे हुए, वो एक्चुअली हमारा हक नहीं है, वो हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारा हमको खुशी और होदा देने वाला संसाधन नहीं है, वो बर्डन है. इट इज अ सेंस ऑफ गिल्ट. हमारे प्रिविलेजेस हमको दोषित ठहराते हैं. आर वी अवेयर? आई एम हैप्पी दैट यू आर अवेयर अबाउट इट. Thank you, Muskan. Thank you, sir. Thank you, Janvi. Thank you, sir.
Thank you, Muskan. This was a very interesting and amazing point. Prashant, can you unmute yourself and tell us यस मैम, what you think? मेरा सवाल चिराग सर से है कि आज के युवाओं, मेरी आवाज जा रही? जी, आज के युवाओं में जाति के बारे में या रिजर्वेशन से रिलेटेड मुद्दों पे बात करना बड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं वो लोग। खास करके जो युवाओं, जो टीनेजर है, जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के हैं, जो बैचलर्स कर रहे हैं, वो दिल्ली में भी या जो भी यूनिवर्सिटीज है वहाँ बात करने को तैयार ही नहीं होते हैं, और जो करते भी हैं बात वो बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि आज सोशल मीडिया का जिस तरह से यूज हम राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम के नाम पे करते हैं, उतने पावरफुल तरीके से, उतने फोर्सली हम इस मुद्दे पे लोगों को फैक्ट क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं? जहां लोग गांधी गोडसे के नाम पे लड़ते हैं, वहां अम्बेडकर को लोग सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पे जानते हैं। और मेरा तीसरा सवाल है ये कि हमारे देश में बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बहुत सारे रूल्स हैं क्राइम से रिलेटेड, फिर भी क्राइम रुक नहीं रही है। तो क्या जो लोग इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, जाति को, जाति उन्मूलन चीजों को, उनके मानसिकता के साथ कैसे डील किया जाए? इस पे आपका क्या सुझाव है सर? ये सही है, 2 मिनट में 3 सवाल पूछ लेना, दैट इज गुड। जी, पहला सवाल का जवाब, आज के युवाओं के साथ बात करने के लिए रिजर्वेशन के मुद्दे से शुरू करो तो उनका मुंह खुल जाता है। आप सीधे कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था की बात करोगे, मनुस्मृति और शूद्र अतिशूद्र की बात करोगे, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार की बात करोगे तो लोग नहीं बोलते। तो मुझे पर्सनली रिजर्वेशन के मुद्दे को बार बार बचाते रहना अच्छा नहीं लगता। तो भी यंगस्टर्स के साथ बात करते वक्त मैं रिजर्वेशन से शुरुआत करता हूँ, इतना ज्यादा पूरा एक माजरा खुल जाता है, फिर उसके अंदर से बाकी सारे मुद्दे भी हम एड्रेस कर पाते हैं। दूसरा, आपने बोला कि सोशल मीडिया पे ये क्यों नहीं हो रहा है। यही है ना कि दलित मूवमेंट का सबसे बड़ा जो फाइटिंग फोर्स आएगा वो है खुद दलित लोग। पर दलित लोग के पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस। when they don't have education, when they don't have English language, सोशल मीडिया पे लोग इंग्लिश में भारी भरकम बातें लिखते हैं, and when they don't have technology, आज ये कोविड-19 और ऑनलाइन एजुकेशन के दौर ने ये अपर कास्ट एंड लोअर क्लास, रिच एंड पुअर के गैप को इतना एविडेंटली सामने लाके रख दिया है। वो इसी वजह से कि एजुकेशन पूरा ऑनलाइन जा रहा है और उन लोगों के पास उतना पैसा और ये सब इतनी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। Their education is suffering. If the education is going to go the online way, the lesser privileged are going to become only even more lesser privileged. इस वजह से सोशल मीडिया पे भी वो लोग लेसर प्रिविलेज्ड है। बट यस, उनके कॉज को हमको आगे लाना ही पड़ेगा। बाकी है बात गांधी और अंबेडकर की, बात कौन करेगा? अंबेडकर को हमने सिर्फ एक रिजर्वेशन के नाम पे रिड्यूस करके रख दिया है। यस, यू आर वेरी राइट। प्रॉब्लम मेरा भी यही है जो आपका भी प्रॉब्लम है, मेरे पास उसका सोल्यूशन नहीं है, जवाब नहीं है। लोग गांधी पढ़ते नहीं है, अंबेडकर पढ़ते नहीं है, और गांधी को लेके सिर्फ पार्टीशन, बस एक बात लेके बैठ जाते हैं। अंबेडकर को लेके रिजर्वेशन किया, उतना ही लेके बैठ जाते हैं। अंबेडकर हिमसेल्फ इज अ यूनिवर्सिटी, कितना कुछ है वहां पे पढ़ने के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन Abhishek mentioned Tagore and nationalism. I was like, wow, अच्छा है, there is somebody who is reading Tagore's idea of nationalism. टैगोर के जो नेशनलिज्म को लेके विचार है वो आज के सांप्रत समय में इतने रेलेवेंट है। बट ये चीज पढ़नी चाहिए। अगर लोग अंबेडकर पढ़ेंगे तो अंबेडकर को रिजर्वेशन में से बाहर निकाल के उनके व्यापक पूरे मूल्य, वैल्यू सिस्टम को बाहर सोशल मीडिया पे रख पाएंगे, और वही हमें करना चाहिए ये मंथन के फोरम के थ्रू। यू ऑल शुड डिवाइड सम वर्क्स, somebody will read Gandhi, somebody will read Ambedkar, and you all should write it on YFS social media platform. Yes. So Abhi, there's also Krishna with us. He is a professor. He teaches anthropology. He prepares UPSC aspirants. So he has also joined us. So, sir, can you please express your views shortly to us? Okay, thank you. आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कास्ट रिलेवेंट है।
ऑफ कोर्स कास्ट इंडियन सोसाइटी में रिलेवेंट है, लेकिन निगेटिव पर्पस में रिलेवेंट है। अगर हमारे देश में मेरे समझ में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर एक्चुअल सेंस में हुआ रहता तो कास्ट एक पॉजिटिव सेंस में भी रिलेवेंट हो सकती है। पहला कि लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, एक्चुअल सेंस में मॉडर्नाइजेशन। जैसे कि सर ने कहा कि अगर सरनेम को हम हटा दें तो इससे कास्ट में बदलाव, कास्ट का जो सेंटीमेंट है उसमें बदलाव होगा। दरअसल वो एक सिंबॉलिक होगा। मेन रूप से अगर हम कास्ट को कमजोर करना चाह रहे हैं तो रियल सेंस में मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। अब इसका 2 एस्पेक्ट है। एक तो थ्योरेटिकल कि जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम में चाहे विद्यार्थी सोशल साइंस का हो या टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड का हो, उसे हमें अपनी सोसाइटी को किस तरह से मॉडर्न तरीके से चेंज करें, उसके अध्ययन पर फोकस होना चाहिए। आज भी हम क्या पढ़ते हैं? हम एम.एन. श्रीनिवास के संस्कृताइजेशन के मॉडल को पढ़ते हैं, डोमिनेंट कास्ट के मॉडल को पढ़ते हैं। तो जब हम बच्चों को संस्कृताइजेशन के प्रोसेस से पढ़ाते हैं, उनको डोमिनेंट कास्ट के मॉडल पढ़ाते हैं, तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? हम एक तरह से कास्ट को उनके माइंड सेट में डाल रहे हैं। अगर हम बच्चे को ये चीज़ बता रहे हैं कि एक ये प्रोसेस है जिसके अंतर्गत लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के वे ऑफ लाइफ को एडॉप्ट कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं अपने, तो जो कास्ट संस्कृताइजेशन के मॉडल को अपनाया और वो खुद को अपर कास्ट या डोमिनेंट कास्ट के रूप में एस्टेब्लिश कर रहा, वो तो कास्ट को और स्ट्रॉन्ग कर रहा। हमें एक ऐसा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम डेवलप करनी चाहिए जहां पर कास्ट दिखे नहीं। जैसे मैं बिहार से हूं और मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरे बच्चे के नाम के साथ टाइटल नहीं है, उसका नाम हर्षित है, और उसके क्लास में एक लड़का रहता है जिसका नाम हर्षित यादव है। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि पापा मेरे नाम में, उसके नाम में हर्षित यादव है, मेरे नाम में कुछ क्यों नहीं है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो दिल्ली में बच्चा रह रहा है उसमें कास्ट का सेंस नहीं है। मैं बिहार के टोटली एक बहुत ही बैकवर्ड गांव में पढ़ा हूँ, वहाँ कास्ट से ही पहचान होती है। जब मैं छोटा था तब पर भी और आज भी, तो पूरी जो सोशल साइंस का एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से एक तरह से कोलैप्स कर गई है, और सोशल साइंस के किसी भी बड़े प्रोफेसर को भी आज सोसाइटी में वैल्यू नहीं है। तो एक तो लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो है, जिसके कारण जो है हमारे सोसाइटी में कास्ट जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। दूसरा लैक ऑफ सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, और अगर सोसाइटी और लैक ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, अगर एक्चुअल सेंस में हम डेमोक्रेटाइजेशन नहीं करेंगे, जैसे अगर हम पॉलिटिकल, एक अदर मेंबर ने अलग अलग चीज़ों पर बात किया, मैं इसको एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पर अगर देखने का प्रयास करूँ कि जो डेमोक्रेटिक के इंस्टीट्यूशन की हमने स्थापना की थी, कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि हम सोसाइटी में इक्वलिटी को स्थापित करेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट में एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का निर्माण करेंगे। लेकिन आज का अगर पॉलिटिकल सिनेरियो आप देखेंगे तो देश के पीएम को भी वोट लेने के लिए अपनी जाति, अपनी क्लास का नाम लेना पड़ रहा है। देश का राष्ट्रपति भी दलित है। ऐसा होता है क्या कि कोई राष्ट्रपति है और वो दलित है, कोई प्रधानमंत्री है वो बैकवर्ड है, कोई मुख्यमंत्री है या दलित है? इसका मतलब क्या है कि जो होल हमारा सोसाइटी है, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग हों या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग हैं,
सारे लोग कास्ट सेंटिमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए कास्ट के, अगर कास्ट में कुछ ये परिवर्तन हुआ है, जैसे सर ने बोला कि प्रोफेसर ने स्कैवेंजिंग पार्टिकुलर कास्ट के लोग करते हैं, ठीक है करते हैं, लेकिन ब्राह्मण भी बटा के दुकान में काम कर रहे हैं, ब्राह्मण भी जूता का दुकान खोल रहे हैं। तो प्रोफेशन जो है आज प्रेजेंट इंडिया में कुछ प्रतिशत अभी भी कास्ट के द्वारा डिटरमाइन हो रहा, लेकिन सेकुलर प्रोफेशन हो गया। Really sorry to cut you short, but थोड़ा जल्दी कीजिएगा, we are running out of time. ओके ओके, तो हमें क्या करनी होगी, हमें जो कुछ चीज चेंज हुई है कास्ट के अंतर्गत, और जो चीजें कास्ट को मजबूत कर रहा और उसमें डेमोक्रेसी को छोड़ के, डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है उसको छोड़ के कास्ट को हमें पॉजिटिव सेंस में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, और ख़ास करके यूथ जिसके पास बहुत ही कम नॉलेज है, आज का अगर यूथ की अगर आप बात करें, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है नॉलेज लेने के लिए नहीं, नौकरी लेने के लिए पढ़ने जाता है, तो उसके पास नॉलेज ही नहीं है। तो जो चीज़ ये मीडिया में देखता है, जो चीज़ हाईलाइट रहता है, उसी के एंगल से ये सोचता है, और इसलिए आज कास्ट रिलेवेंट है लेकिन निगेटिव सेंस में है। जी, थैंक यू सर। अभी मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बिकॉज वी आर रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो जिन लोगों के कमेंट्स हैं वो प्लीज अपने कमेंट्स चैट बॉक्स में रख दें, ताकि आपके जो भी विचार है वो हम सब उन पे चैट पे भी रिस्पॉन्ड कर पाए। एंड जिनके क्वेश्चंस हैं वो लोग सिर्फ अपने हाथ ऊपर रखें, ताकि हम लोग जल्दी से इस सेशन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनके कमेंट्स है वो प्लीज अपने हाथ नीचे करके चैट बॉक्स में अपने कमेंट्स रख दें। जी, ओके, सो रविंद्र। हेलो हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं हमें? हाँ, सुनाई दे रही है जी। सर सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा ये सर से एक क्वेश्चन है, चिराग सर से, कि जो हम जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं आखिर किससे लड़ रहे हैं? यहाँ पे हर छोटी मछली, हर बड़ी मछली हर छोटी मछली को खा रही है। चिराग सर म्यूट हो गए हैं, प्लीज उनको। सॉरी, हाँ जी, अब मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही होगी। जी, माय रिस्पॉन्स इज दैट फाइट इज अ फाइट विद इन। हम ये लड़ाई सबसे पहले तो अपने आप से लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी मात्रा में हम सब जाने अनजाने में बहुत बार अनकॉन्शियसली कास्टिस्ट वैल्यू सिस्टम को रेफर करते हुए होते हैं, सब्सक्राइब करते हुए बिहेव कर रहे होते हैं। हर कोई अपने अपने छोटे दायरे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कास्टिस्ट बन जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। इट इज अ प्रिविलेज जिसको यूज करना, जिसको वैसा ही होता है। इसमें कास्ट वाली कोई सोच विचार पीछे बैकग्राउंड में है भी कि क्या, वो हमको कई बार पता भी नहीं चलता। सो पहले तो बहुत बहुत बार अपने आप को ही ऑब्जर्व करते हुए हमको हमारे साथ वो लड़ाई लड़के उस विचारधारा को जितना हो सके उतना न्यूट्रल करने की जरूरत है। बाकी जो लड़ाई है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट्स है जो इस विचारधारा को इंस्टीट्यूशनलाइज, संस्थानिक बना के उसी को उसी प्रकार से आगे चला रहे। वहां पे सबसे पहले उस लड़ाई की शुरुआत करने की जरूरत है। जी, विप्लव। Am I audible, Janvi? Yes, you are. So thank you so much, Chirag sir, for wonderful lecture. Some kind of critical comments were also there, but I like to start with English is fine, na? I can speak in English, right, Janvi?
Yeah, you can, and please try and keep it as concise. Yeah, sure, certainly. So you talked about the name, but if the name was important, then I hope Ambedkar also got his name from a Brahmin teacher, and Gandhi was from upper caste. And we also talked about, like Krishna Kumar sir was talking about the cities, and Sunil Kumar ji was also talking about cities. But going with the National Crime Records Bureau data, we can see in 2016, for the first time, they conducted a caste data for a cities also. And what we have seen is that Bangalore has topped the chart. Okay? So, and also in Caste Prevention Act, we have added 59 new behaviors. So caste has changed the dynamics. We have to, as a historian, I have seen that how caste has been changing its dynamics. Today, caste comes up with this, in a Jeep bonnet, it's written Thakur hai, being Brahmin. I have seen in Madhya Pradesh, it's written being Brahmin. So caste is certainly changing dynamics with the modernity. Name doesn't matter. It's all about psychology. And in cities also, caste exists. And the point is that how should we fight? I would like to go with what Chirag sir have said, that we have to study Ambedkar. It's not about minority or majority. In Constitution and Assembly debate, he rightly said that both majority and minority have to come together and fight for the caste. Yesterday in Tamil Nadu, a panchayat president was sitting down, and Tamil Nadu politics is dominated by OBC, Anna Dravida Muditya Kazhagam and Dravida Muditya Kazhagam. So we have to understand caste in modern day times. Like OBC is getting power, but he'll show his power to Dalits. So it's not about names, it's about behavioral pattern. And that's why Anil Tiltumde in his recent book, Republic of Caste, have said that Ambedkar is dead because he's just residing in the temples, take him out of the temples. So in that sense, we have to deal with caste. Thank you, Janvi, for a wonderful session. I'm concluding my. Thank you, Biplav. Jaideep? Thank you, Janvi. I don't want to repeat whatever has been said. बस 2-3 बातें हैं which I want to share. One is that, I mean, caste matter, I won't say anything on that because that I think is more than obvious to everyone, to us all. What can be done, what should be done, उसमें मुझे लग रहा है कि, I mean, we have to take a very holistic approach because caste अपने आप में बहुत ही, it's a very complex phenomenon. It percolates through various ways. तो मतलब, I mean, जो mainly इसकी जो एक जो इसका जो एक जो हमारी तरफ से या एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या वैसे भी जो इसको टैकल करने का जो प्रोसेस है उसके अंदर इसको हम अगर 2 तरीके से देखें तो एक तो मुझे लग रहा है कि वी शुड थिंक about जो redistribution of resources है उसकी तरफ, because caste, as sir said, is also related to class. So I mean, I'm just summarizing myself. I thought I would speak a little bit in detail, but now I'm just summarizing. So these are just point. Redistribution of resources के अंदर हमारा reservation भी आएगा, education भी आएगा और land reforms भी आएंगे, जो भी structural changes है, because until and unless there is some kind of an economic independence, I mean, it's very difficult to expect that जो dignity है वो restore हो सकती है, because बहुत सारे दलित के जो गांव में हैं या उनके पास they don't even have a मतलब piece of land जिसके ऊपर वो कुछ अपना कर सकें. So they are dependent on जो भी land owning class है उसके ऊपर. So we have to think of redistribution of resources over several जो axes है उसके अंदर land reservation ये सब आएगा. उसकी मतलब उसके ऊपर उसकी politics and all, I'm not going into that. Second is also we have to think, because caste is not just class, it's much more than that. So we have to think जो redistribution of the cultural capital है उसका भी we have to work on that also, because the upper castes they have not accumulated only the material resources throughout history in the last more than 1,000 to 2,000 years. They have also accumulated cultural capital. So cultural capital, so uske how to
मतलब that is a bigger challenge, और वहां पे बहुत कम काम हो रहा है। ज्यादातर जो कास्ट पॉलिटिक्स और ये सब चीजें हैं, मतलब कास्ट पॉलिटिक्स रिजर्वेशन तक ही लिमिटेड रह जाती है। तो कल्चरल जो एक कैपिटल है जो एक्यूमुलेट हो गई, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आई थिंक वी हैव टू बी मोर ओपन टू दलित स्कॉलर, दलित लिटरेचर, जिसके अंदर जो एक हेजेमनी है। अदरवाइज जो एक जो one of us said that these people like Srinivasan and all these people's studies are very dry and just this is this, and they don't offer any kind of a political जो उसके अंदर एक political जो sorry to cut you short. so that's what I'm saying, that we have to think over these redistribution of material resources as well as redistribution of cultural capital. Yeah, so that is a very important point, and I think that is what Chirag sir meant when he talked about Kanchai Laya and getting to know and Dalitization. Yeah, that's the sharing of the cultural capital. Yeah. Shrikar? Good morning, sir. Good morning, Jasmine. Actually, I want to point out about the crimes against Dalits. I'm taking the last 10 years as a timeline because, you know, we have a prime minister belonging to 6 minorities, and then we have the current prime minister who belong to OBC. But the reality is the crimes against Dalits were rose by 793%. And forget about the crimes, you know, Dalits were falsely acquitted in many states, especially in the Hindi belt states, and even in some states in southern India. And there are many acts like, you know, SC/ST Atrocities Act, and many Dalits were in trial, you know, as they cannot hire premium lawyers. So actually, I want to ask you, sir, is there any alternative for this thing? I mean, any sort of reforms in judicial or policing so that even Dalits can enjoy the same privilege as the upper caste men enjoy? Thank you. Sir, will you please respond? I missed the last bit because of the lagging of the voice. So I heard the first part, which was about the increase in the crime rate against the Dalits and the 2 prime ministers. Then I was not connected. Please very quickly tell me. Yeah, I'll come to picture. Yeah, that is what I'm asking, sir. Even though we have many sort of acts, SC/ST Atrocities Act, and even we have criminal code procedure and everything, but still these are not stopping. So I want to ask you what sort of reforms or what sort of social changes must happen to make Dalits enjoy the same privilege as the upper caste people enjoy. So I hope I have correctly got you, because again, there is this lag in the voice, but is the question about why is the act not working? Yes, he's asking about the judicial reforms. Judicial procedure. Reforms. Yeah. Judicial reforms, I tell you honestly, our judicial system and the judicial definition of policies, laws, and prevention measures of an act of atrocity are very well specified. I mean, just our last participant was telling us that 59 more kinds of atrocity behaviors have been identified. So the judiciary is actually working effectively. The problem is with the implementation. Those who are supposed, I think that we want to really start doing to bring about that change, to be able to effectuate reform, we have to effectuate that in the minds of people who are holding that position. To name the police staff people clearly here by calling a spade, because सबसे ज़्यादा atrocity incidents में सबसे पहला agency जो उस atrocity incident के साथ negotiate करता है और उसको report करता है, that is the police department. And we have closely studied 100 atrocity acts in the year 2012 in Gujarat, in 3 districts. And I know that the role of police is crucial, and so many times the police is not seeing the point of view of a Dalit person who has been oppressed.
because the police unconsciously operates from an upper class ideology. So on paper judiciary reforms of provisions and policy making से ज़्यादा ज़रूरी है mindset and behavior change. Only that will start bringing the proposed on paper implementation of act effectively. Yes. So we are really running out of time. I would like to call on Amit now to say a few words on what he thinks. Hello. Am I audible? Yes. 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 Thank you, Janvi. So actually, I would like to start with I heard so many people criticizing M.N. Srinivasa. Yes, he needs to be criticized. I'm not saying he's above criticism. But I don't think we should rush to make him a villain. I think Rishabh made a very nuanced point. He said that yes, M.N. Srinivasa, G.S. Ghuri and others are studied, but we are not, in our curriculum, we have not included Dalit experiences. So I think we should always keep that in mind, that sociological studies of caste system should be studied along with Dalit experiences or real experiences as well. So that does not mean that we should not study someone or somebody, or his or her understanding of anything is delegitimized just because of his identity. Because once we go that route, so we would be strengthening caste unwittingly. So I would just like to add a note of caution on that, first of all. Second thing, I was listening, I listened to everything. मैंने बहुत ध्यान से सुना हर चीज को, और मुझे एक हल्का सा सेंस आया कि जो गलती गांधी जी के जीवन में शुरुआती लाइफ में हुई उनकी, और वही हमारी बातचीत में भी कई बार हो जाता है, हमारे कई साथियों को भी लगता है, हम सारा क्वेश्चन रिड्यूस कर देते हैं दलित उद्धार कोट अनकोट उस पे कर देते हैं, जबकि हमारी असली लड़ाई जो है वो जातिवाद, जो अंबेडकर ने कहा एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति तोड़ो, उस पे होना चाहिए। और इसमें जो मंडेला कहते थे कि केवल जो ऑप्रेस्ड है वो सफर नहीं कर रहा है, जो ऑप्रेसर है वो भी सफर कर रहा है, तो मतलब वो दूसरे सेंस में सफर कर रहा है, वो अपने प्रिविलेजेस तो हैं बट वो भीतर से उसका व्यक्तित्व कितना फटा हुआ है कि उसका होल सोल जो है सेंस ऑफ पर्पस या सेंस ऑफ लाइफ इसी बात पे है कि उसका किसी एक अमूर्त जाति में जन्म हुआ है, तो और वैसे महान राष्ट्र नहीं बन सकते या वैसे कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जाति तोड़ो वाला जो सवाल आता है, जो कि जो प्रॉब्लम रहा है पिछले, जैसे कई साथियों ने ये कहा कि हमें अपने एक्सपीरियंसेस को जो पिछले 70 सालों में जैसे प्ले आउट हुआ उसको ध्यान से देखना चाहिए। तो एक जो प्रॉब्लम है, जो बहुत मतलब जो जाति तोड़ो अभियान के जो बड़े बड़े विचारक हुए, अंबेडकर हुए, लोहिया हुए, वो बार बार जो पॉइंट आउट करते थे कि कई बार हम जाति से लड़ते लड़ते, ऑपरेशन से लड़ते लड़ते, जो वो आइडेंटिटी का जो पैराडाइम है वो उसको हूबहू बोरो कर लेते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में मतलब 2-3 साल पहले बद्री नारायण की किताब आई थी फ्रेगमेंट्स ऑफ द टेल करके, मतलब आई मे बी गेटिंग द नेम रॉन्ग बट इट वाज समथिंग लाइक विच सेड कि जो भारत में स्पेशली 90s के बाद से जिस किस्म का एम्पावरमेंट का पॉलिटिक्स हुआ, तो उसने बहुत सी छोटी छोटी जातियों को छोड़ दिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूरा का पूरा जो लॉजिक था, पूरा का पूरा जो सिस्टम काम कर रहा था, वो कर रहा था कि एक कोई जाति है, जैसे पासवान जाति है बिहार में, जिसमें जिनके नेता का भी देहांत हुआ है ढंग से, तो वो जाति तो आगे बढ़ गई, वो कुछ उसने कुछ चढ़ाई कर ली, बट बहुत जो छोटी छोटी जातियां हैं जिनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं है, वो पिछड़ गई। और हमारे सिस्टम ने कभी ऐसा, मतलब हमारा आज का जो एम्पावरमेंट का जो पॉलिटिक्स है, वो उनको एड्रेस करने का कभी रास्ता नहीं निकाल पाया। तो उस वजह से मुझे लगता है कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये एक बैलेंस बनाने का जरूरत है कि किसी आइडेंटिटी की वजह से किसी के साथ ऑपरेशन है, तो ऑब्वियसली उसको हमको
पहचानना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उसको एड्रेस करना पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते। पर साथ में जो जाति तोड़ो और ट्रांसेंडिंग कास्ट का जो पॉइंट है, और मतलब आई यूजुअली एग्री विद पीपल कि ट्रांसेंडिंग कास्ट वाले लॉजिक में एक किस्म का डिसीट होता है, क्योंकि बिकॉज दिस वेरी आर्गुमेंट वाज यूज्ड बाय फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन टू डिनाई रिजर्वेशन टू बैकवर्ड कास्ट्स। तो बट फिर भी वो जो प्रोजेक्ट है ट्रांसेंडिंग कास्ट का, वो मेरे हिसाब से जिंदा रहना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे खतरे हैं जो आज भी हम देख रहे हैं। मतलब वो हमारा जो बैटल है वो स्लिप कर जाता है उसी चीज में जिससे हम लड़ रहे हैं। बस आखिरी बात मैं ऐड करूंगा कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन यूथ फॉर स्वराज शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि इस सवाल पे हम कैसे लड़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से, जैसे मैं अपना ही नाम बता दूं, मेरा नाम अमित कुमार है। तो और वो नाम इसलिए आता है क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ बिहार में, उसमें एक दौर में जो चिराग सर अभी अभियान चला रहे हैं अपने क्लास में, इस किस्म का अभियान चला था जिसमें लोगों ने अपने नाम से सरनेम, अपना जो जाति सूचक सरनेम है वो ड्रॉप कर दिया। और आजादी से पहले चरण सिंह का भी एक प्रपोजल होता था कि 2.5% रिजर्वेशन जो है जॉब्स में उनके लिए होना चाहिए जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। तो ये दो उदाहरण देके मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ कि हमारा आजादी से पहले हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था जो जाति तोड़ो उसमें चलता था, और वो जाति को तोड़ देने वाले फ्रेमवर्क में काम करता था। बट आज दुर्भाग्यवश से वैसा कोई पॉलिटिक्स या कोई पैराडाइम अभी फंक्शनल नहीं है। तो वी नीड टू, और मैं मतलब इस बात पे बहुत वो हो सकती है, सहमतियां हो सकती हैं, बट आई फ्रेंकली फील कि अभी हम कास्ट को ट्रांसेंड करके कास्टलेस सोसाइटी बनाने की दिशा में वैसा अभी हमारा कोई भी पॉलिटिक्स किसी भी बहुत लिमिटेड से लिमिटेड सेक्शन में भी एक्टिव नहीं है। तो हमें उस दिशा में उसके इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क तैयार करके उस दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। जी, थैंक यू अमित। आई एम रियली सॉरी, हम लोग और क्वेश्चन या कमेंट्स नहीं ले पाएंगे। हमने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है जिसमें काफ़ी सारे ऐसे यंग लोग हैं जो मंथन के नाम से ही ग्रुप है। आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हो, आप उस ग्रुप में ये बातचीत कंटिन्यू रख सकते हो। मैं चैट बॉक्स में एक नंबर दे रही हूँ जिससे जहाँ पे आप व्हाट्सएप करके आप उस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड द लिंक येट। जी, तो ये नंबर है। आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यदि आप वाइफोरस की इसी तरह की एक्टिविटीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक फोरम है, सोशल जस्टिस फोरम। या जो आज का पूरा कॉन्वर्सेशन था, इट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय द सोशल जस्टिस फोरम। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग टुवर्ड्स एनी ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। And I hope so this was also our first time organizing this kind of thing online, so we might have missed a few marks and I apologize for anything if that has happened, and I hope कि आप हमारे आगे वाले मंथन में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे and हम लोग इसी तरह से इन conversations को जारी रखेंगे। जी, okay, thank you very much guys. I think we'll end here and I hope to see you soon in the next month. मेरा एक सवाल है लास्ट सर से। जी, मेरा नाम जैन सर। मेरा सवाल है कि हम जिस जाति की प्रासंगिकता पे बात करें तो समावेशी समाज में हम समतामूलक राष्ट्र का निर्माण करने की बात करते हैं, तो सर ये समतामूलक जातिहीन राष्ट्र कैसे बनेगा? सर मैं एक रजत गोठवाल नाम है, तो सर ये गोठवाल जो मेरा शब्द है मेरे पिता के वंशज से मुझे मिला है, और सर फिर ये मेरी जाति से भी आ जाता है। तीसरा सवाल ये मेरी समाज से। तो सर इस समाज की इस जाति शब्द को मैं खत्म करना चाहता हूँ, तो ये समाज बीच में एक दरार खड़ी कर देता है और ये समाज मुझे इस जाति को खत्म नहीं करने देता। क्या सर इस जाति को कैसे खत्म करके फर्स्ट और आखिरी पहचान हमारी भारतीय कैसे बने, यह सवाल है आज। तो सर इसमें जैसे सर भारत सरकार एक कानून लागू करे जो नई जनरेशन के लिए, जैसे 2000 ऐसा कुछ बनाए
जिसमें सर सरनेम इक्वल हो सबका। जैसे मेरा नाम रजत है तो रजत के बाद में जैसे अब अच्छा नेम सरनेम की जगह एक पर्टिकुलर आईडी जो देश की जैसे भारत हो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्या सर? वेल आपकी बात सही है, हम बार बार इसी मुद्दे पे आ जाते हैं। शुरुआत भी यहीं से हुई सरनेम से, जब मैंने बोलना शुरू किया, एंड में भी हम वहीं पे। और वो वाला सरनेम वाला जो एक हमारा कुछ मेरा और मेरे स्टूडेंट्स का एक छोटा सा प्रोसेस था, कोई छोटा सा एक प्रयास था, वो सिर्फ 2 साल तक ही, आज से 8 साल पहले चला। उसके बाद हमने भी उस बात को इंसिस्ट करना छोड़ दिया था, क्योंकि हमें पता चला कि बात सरनेम से भी काफी ज्यादा गहरी है, सिर्फ नाम बदल देने से वो नहीं हो रहा है। हमें जो शुरू करना है वो ये है कि माइंडसेट चेंज करना है। जैसे अभी किसी ने बोला कि यहाँ पे बात दलित उद्धार की नहीं है, यहाँ पे बात जातिवाद को निर्मूलन करने की है। जातिवाद से जुड़े हुए कितनी ज्यादा गलत भावनाएं कैसे हम हमारे दिमाग से, सोशल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हटाए। And for that, we will have to, as I just dropped as my parting message with everybody, we have to talk. हम सबको बात करनी पड़ेगी और बहुत बातें करनी पड़ेगी। अब मेरे घर पे रोज मैं छोटे बच्चे से बातें कर रहा होता हूँ, उनको मैं कहानियां सुनाता हूँ जिसमें हर प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। अब हमको बच्चों को ये कहानियां नहीं सुनानी जिसमें सिर्फ राजा होते हैं और परी होती है। एक राक्षस होता है जिसका एक वीर राजकुंवर संहार करता है। We have to change our stories. We have to change the narrative. हमारा नैरेटिव बदलेगा, हमारी बातों में उन सब को साझा करते हुए, साथ में लेते हुए, उन्हीं नाम, उन्हीं व्यवहार, उसी प्रकार के विचार, उन्हीं के साथ सेलिब्रेट किए जाने वाले छोटे छोटे इंसिडेंट्स, फेस्टिवल्स, अवसर के साथ हमारा अगर नैरेटिव बदलेगा तो पूरा डिस्कोर्स बदलेगा। डिस्कोर्स हमारी रोजिंदा बातों से बदलेगा, तब जाके मुझे लगता है रजत जी धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा। कोई एक बड़े एक्शन से, एक बड़ा सा एक्ट बना देने से, अगर गवर्नमेंट भी बना ले तो भी जो विचारधारा में प्रॉब्लम है वो सुधार तुरंत हो पाना तो मुश्किल है। As we have witnessed, master strokes will not work. Yeah. True. Thank you sir. Thank you very much guys. And अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो चैट में नंबर दिया है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम चिराग सर तक आपका क्वेश्चन पहुंचा देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू गाइस इन अनदर सेशन। या बाय गाइस। Thank you very much. And thank you sir. Oh please, that's all right. Absolutely okay. Yeah. Thank you for joining. It was my pleasure. मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। Yeah. Thank you for joining with us. Nice moderating, ma'am. Okay, thank you. Bye guys.